आज हम लोग कर रहे हैं लेक्चर 4 ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है सॉल्यूशन का। ठीक है, हम अभी तक 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये लास्ट टॉपिक है आपका। इसमें क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बात करने से पहले हम लोग पहले ऑस्मोसिस को समझेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस होता क्या, फिर उसका डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग डिफ्यूज़न के साथ। ठीक है, कि उसके साथ एंड डिफ्यूज़न क्या चीज़ है और ऑस्मोसिस क्या चीज़ है, और इनके बीच में क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस की पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ऑस्मोसिस होता है सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम लो concentration of solution to high concentration of solution। देखो क्या है, ये वाला पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली में फ्लो किसका हो रहा है। सोल्यूट का कभी भी फ्लो नहीं होता है ऑस्मोसिस में, हमेशा किसका फ्लो होता है, सॉल्वेंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या होता है, और ये लिखना लाइन इंपॉर्टेंट है कि थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो फ्लो होगा वो ऐसा नहीं होगा कि लिक्विड लिक्विड साथ ही रख दिया हुआ है। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, सॉल्वेंट का फ्लो होगा फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। लेट सपोज मैंने बीकर ले लिया, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, इसका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में लगा दी। ठीक है, यहाँ मैंने 5% बाय मास क्या ले लिया, शुगर ले लिया इन वाटर। 5% मास बाय वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, ऑफ शुगर इन दिस सोल्यूशन। और यहाँ मैंने ले लिया 10% मास बाय वॉल्यूम शुगर इन वाटर। तो क्या लगता है किस में फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। देखो क्या है, ये है 5 ग्राम ऑफ शुगर और ये है 10 ग्राम ऑफ शुगर। दोनों का वाटर क्वांटिटी तो है, सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। ठीक है, तो दोनों में सेम है, बट क्या होगा, ये वाला जो है ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि वॉल्यूम सेम ही रहेगा बीकर में, ऑलमोस्ट बीकर्स बराबर है। तो ये जो है ये सोल्यूशन कंसनट्रेटेड हो गया, इसकी क्या होगी, हाई कंसनट्रेशन हो गई, और यहाँ क्या आ गया, लो कंसनट्रेशन हो गया। तो मैंने क्या बताया, सॉल्वेंट का फ्लो होगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन। और फ्लो क्या करेगा आपका, शुगर करेगा या वाटर करेगा, वाटर करेगा आपका फ्लो, क्योंकि वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्या है ऑस्मोसिस। अगर इनकेस आपका अगर बात करते हैं, ठीक है, सॉल्यूट की टर्म्स में, तो फ्लो क्या होगा ऑस्मोसिस का, ऑस्मोसिस क्या है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लो सोल्यूट, लेस सोल्यूट टू मोर सोल्यूट सॉल्यूशन। इस डेफिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑस्मोसिस यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मैं आपको अगर डिफरेंस बता दूं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन बेसिकली, वैसे अभी तक आपने अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में जहाँ पे गैसेज होती थी, डिफरेंट बीकर्स में रखे थे, ऐसे होते थे ना, यहाँ ए गैस यहाँ बी गैस है ना, फिर डिफ्यूज होकर एक गैस यहाँ से यहाँ चली गई, अगर उसकी कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है यहाँ लो है, तो ये होती थी डिफ्यूजन। ठीक है, तो हम लोग एक ओवरव्यू लिख लेते हैं, जो है क्या है, डिफ्यूजन है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में ऑस्मोसिस। ठीक है, दूसरा आ गया डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में जो फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन
से हाई कॉन्सेंट्रेशन, जबकि डिफ्यूजन में फ्लो होता है आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा पॉइंट ऑस्मोसिस में। इसमें क्या है, ओनली सॉल्वेंट कैन मूव। मैंने आपको बताया था कि सोल्यूट मूव नहीं करता, सॉल्वेंट मूव करता है, जबकि इसमें ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन में एनी मॉलिक्यूल विद हाई कॉन्सेंट्रेशन कैन मूव। ठीक है, ज़्यादा क्लियर हुआ? फिर अगर तीसरा पॉइंट ले लेते हैं तो ये क्या होता है, ये लिमिटेड होता है सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए, यही वैलिड होगा। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए, जबकि ये लिक्विड सॉल्यूशन प्लस गैसेस दोनों के लिए वैलिड होता है जो आपका डिफ्यूजन होता है। ठीक है, चौथा जो इस पॉइंट में आ जाता है, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेसिकली, ऑस्मोसिस को रोकना। तो क्या है, ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस which can be stopped। आगे की आप लाइन लिख लेना, which can be stopped by applying a pressure on the higher side of the higher concentration side of the solution। ठीक है, जबकि जो आपका ये रहेगा डिफ्यूजन, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ये एक पूरा ओवरव्यू हो गया, किसके बीच में डिफरेंस आ गया आपका ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के बारे में थोड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, वो कई तरह की हो सकती है, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं नेचुरल बात करूं, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका पिग ब्लैडर, और दूसरा आपका आ जाता है सेलोफेन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक आ गया पिग ब्लैडर, दूसरा आ गया आपका सेलोफेन मेम्ब्रेन, नेचुरल हो गए। एक आ जाता है, बट ये जो है ये लेबोरेटरीज में नहीं होती हैं। लेबोरेटरीज में जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ सेमी पेरिमिएबल मेम्ब्रेन यूज होता है, जो होता है Cu2FeCN6 क्यूप्रिक फेरस साइनाइड। ठीक है, ये जो है आपका मोस्ट प्रोमिनेंटली क्या होता है, लेबोरेटरीज के रिएक्शन में यूज होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पता चल गया। अब क्या है, हमने एक लाइट सा, पहले तो हम लोग जो है एक लाइट सा वो पढ़ लेते हैं कि आपको ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक मैंने फनल टाइप ये ले लिया चीज, लेट सपोज। ठीक है, इसके इस एंड पे मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, और इसको क्या कर दिया, इसको बीकर में ले लिया जिसमें वाटर सोल्यूशन है। इनिशियली जो था मैंने इसमें शुगर डाला है, तो ये शुगर सोल्यूशन है, ये क्या है, शुगर सोल्यूशन है। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये देखो लिक्विड की लेयर यहाँ तक है, बट कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, वाटर एंटर करेगा यहाँ से, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन शुगर वाले में जाएगा। तो क्या होगा, सडनली ये लेयर जो है वाटर की
वो राइज करेगी, ठीक है। और एक समवेयर हाइट यहाँ आ जाएगी। ये हाइट तब तक बढ़ेगी जब तक ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है चलता रहेगा, वाटर का इनफ्लो जो है वो आता रहेगा, ठीक है। और ये कब तक होता रहेगा अंदर, जब तक क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब यहाँ जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा। अभी जो हाइट की वजह से एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आएगा ना नीचे की तरफ, वाटर का प्रेशर, वो किसके ना इक्वल हो जाए, जो इनवर्ड जो आपका आ रहा है, इनवर्ड वाटर फ्लो के इक्वल ना हो जाए। जब तक, जैसे ही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इनवर्ड वाटर फ्लो के इक्वल हुआ, ये जो इनवर्ड फ्लो है वाटर का वो रुक जाएगा और ये सर्टेन हाइट अचीव कर लेगा। तो क्या होगा, हर एक कंसेंट्रेशन का एक पर्टिकुलर क्या होगा, हाइट होगी। आपने 5 ग्राम ऑफ शुगर मिलाया वाटर में और इसका सोल्यूशन बनाकर इसके अंदर रख दिया और बीच में इसके ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अटैच कर दिया। तो आपको समझ आ रहा है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ है। ये शीशा जो है, ये शीशा जो है वो टूटा सा हुआ है यहाँ से। तो यहाँ से वाटर एंटर करना शुरू कर देगा और एक सर्टेन हाइट अचीव करने के बाद जो है वो रुक जाएगा। और आपका सेमी परमिएबल और जो है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है जब आपके इनवर्ड वाटर फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा, इनफ्लक्स के फ्लो के इक्वल हो जाएगा, तब ये रुक जाएगा। और यही हाइट जो है वो शुगर कंसंट्रेशन के साथ वेरी करेगी। जितना यहाँ शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, लेट सपोज, उतना वाटर का इनफ्लो होगा, तब जाकर कहीं इस हाइट पर जो है वो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इनवर्ड वाटर फ्लो के इक्वल होगा और ये जो है आपका रुक जाएगा प्रोसेस इनवर्ड का, ठीक है। ये रिएक्शन समझ आया, ये जो एक्सपेरिमेंट है समझ आया, ठीक है। उसके बाद एक एग शेल वाला भी होता है, ठीक है। एग शेल वाले से अच्छा हम लोग ब्लड वाला पढ़ेंगे, उसमें एग शेल वाला जो चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हमारे पास एक और वो आ जाता है। पहले तो हम लोग अपना सिंपल पढ़ लेते हैं कि होता क्या। जो एक्सपेरिमेंट था हमारे पास, जिसमें स्टडी की थी किसकी, ऑस्मोसिस की, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। कौन सा था, बार्कली एंड हार्टलीज मेथड, बार्कली एंड हार्टलीज मेथड, ठीक है। इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ पहले, ठीक है। मैंने इसका ना डायग्राम ड्रॉ कर दिया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट बार्कली एंड हार्टलीज मेथड। और ये किस लिए ये किस एक्सपेरिमेंट, ये किस लिए आया था, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताने के लिए आया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या बेसिकली। तो बर्कली एंड हार्टलीज मेथड जो है, उसमें क्या किया, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ये आ गया, ये आपका कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। ये आपका वाटर रिजर्वियर है जहाँ से वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती रहेगी। जो इसमें देखो ये वाटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो ये वाटर कनेक्टेड है, ठीक है। ये और ये ऊपर नीचे सॉल्यूशंस है, ठीक है। यहाँ देखो होल्स हैं और हमारे पास Cu2FeCN6 का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसमें क्या है, पॉट होल्स हैं। इसके बीच में होल्स हैं ताकि सेमी परमिएबल का मेम्ब्रेन का काम कर सके, ठीक है। अब एक चीज़ दिमाग में रखना कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के जो होल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करें, सोल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करें, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई। अब बर्कलीज एंड हार्टलीज मेथड में प्रेशर गॉज है प्रेशर नापने के लिए, ठीक है। तो बर्कली एंड हार्टलीज का जो कंक्लूजन आया था वो क्या था, इसका मतलब जो सिग्निफिकेंस था वो क्या था, द प्रेशर applied on solution so as to prevent the inflow of solvent is called osmotic pressure, ठीक है। और इसको इन्होंने नोट डाउन किया। मतलब क्या है, सॉल्यूशन पर वो लगाया जाने वाला प्रेशर जो क्या करे, सॉल्वेंट के इनफ्लो को क्या कर दे, स्टॉप कर दे इन द हायर कंसंट्रेशन वाले पार्ट में, उसको कहते हैं हम क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब समझ रहे हो क्या है, मतलब कि जैसे सपोज कि ये था, ये आपका हाई कंसंट्रेशन वाला पार्ट था, ये आपका लो कंसंट्रेशन वाला पार्ट था, यहाँ एक होल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप वेट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ फ्लो होने लग गया, यहाँ फ्लो होने लग गया, फ्लो कब तक होगा, उस फ्लो को रोकने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया। ये प्रेशर जब यहाँ पे इक्वली पास्कल्स लॉ के थ्रू क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये इस फ्लो को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। उसी उसी प्रेशर को जो हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर।
the pressure applied on the solution which is on the higher concentration side so as to stop the flow of solvent from lower concentration to higher concentration is called osmotic pressure. This pressure is called osmotic pressure. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमें पता चल गया, सोल्यूशन है, बीच में पॉट होल है, ये वाटर का सप्लाई पूरा दिया हुआ है, वाटर रिजर्वियर है और ये कैपिलरी ट्यूब है और ये प्रेशर गॉज है वो प्रेशर नापने के लिए। ठीक है, तो अब हम एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, बर्कली एंड हार्टलीज मेथड। यहाँ क्या होता है, यहाँ से आपका वाटर गया, ये पूरा वाटर से भरा पड़ा है, लेबरेज है। ठीक है, सोल्यूशन को जो हमने सिलेंडर के साथ यहाँ अटैच कर दिया, ठीक है, ये ब्रॉन्ज के सिलेंडर के साथ यहाँ अटैच कर दिया, तो क्या होगा, ये वाटर जो है वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस गया। यहाँ से जो है वो वाटर की क्वांटिटी कैपिलरी ट्यूब से लो होने लगेगी। ठीक है, बट हमने क्या कह दिया कि इस हाइट को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ये जो है मेंटेन करके रखना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रेशर को अप्लाई करने लगेगा बाय अप्लाइंग वेट। वेट अप्लाई कर रहा है किस पे, सॉल्यूशन पर। जो इनवर्ड फ्लो है वो रुक जाएगा और हम यहाँ से हाइट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि कितना कम हुआ। ठीक है, तो क्या किया हमने, यहाँ से एक प्रेशर अप्लाई किया, हमने वेट के थ्रू प्रेशर अप्लाई किया, क्या रोकने के लिए, इस वाटर के फ्लो को बैकवर्ड, और इस कैपिलरी ट्यूब के घटते हुए हाइट को फिर से कांस्टेंट करने के लिए जो हमने प्रेशर लगाया, उस प्रेशर को हम प्रेशर गॉज से नाप लेंगे यहाँ पे कि भैया ये जो वाटर था ये इधर से वाटर जो है वो यहाँ से निकल के सॉल्यूशन में आ रहा था, और उसके कारण क्या हो रहा था, यहाँ से जो है कैपिलरी ट्यूब में वाटर की कमी होती जाती है, क्योंकि यहाँ से वाटर कम होता जाएगा, तो ये देखो यहाँ से यहाँ वाटर गिरेगा गिरेगा, ये कम होता जाएगा। तो इस हाइट को दोबारा मेंटेन करने के लिए हमने बाहर से एक प्रेशर लगाया थ्रू वेट, और उस वेट के थ्रू हमने उस प्रेशर को नापा, और वो जो प्रेशर आया उसको ही हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको आई होप कि ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, फॉर्मूला पढ़ लेंगे किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई इज इक्वल टू, पाई क्या आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, आई होप कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पता चल गया होगा, वो प्रेशर जो हम क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वाले साइड पे अप्लाई करते हैं, सो एज टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ लिक्विड, so as to prevent the flow of solvent from lower concentration of solution to higher concentration of solution। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका जो सॉल्वेंट है वो आई जा रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, है ना। नो डाउट वो एक टाइम पे रुक जाएगा जब कंसंट्रेशन जो है वो बराबर आएगी, बट अब मेरा मन कर रहा है कि अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं ओपन साइड है किसकी, आपका जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, उधर एक ओपन एरिया है, वहाँ पे मैंने वेट अप्लाई करना शुरू कर दिया, वो प्रेशर जो वो इक्वली सरफेस पे अप्लाई होगा, और वो जो इनफ्लो आ रहा था वाटर का या सॉल्वेंट का फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन वो स्टॉप हो जाएगा, उसी को हम बोल देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके कंसंट्रेशन के इक्वल। अब देखो यहाँ पर जो है कुछ चेंज आ गया। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले जो है ना वो ऐसे ही कहीं भी नहीं हो जाता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या होना चाहिए, डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। डाइल्यूट सोल्यूशन रहेगा तो आपका सोल्यूशन जो है वो आइडियली बिहेव करेगा। कितना डिल्यूट होना चाहिए उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि कंसंट्रेशन है वो लेस देन या इक्वल टू 5% होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाते हो तो क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है ना वो नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करने लग जाएगी। और याद करो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑस्मोसिस भी जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका किस में फॉल करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फॉल करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि नंबर ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो इस करके जो आपका सोल्यूशन है वो आइडियली बिहेव करते रहना चाहिए सो एज टू कि क्या रहे, हमारा जो डिपेंडेंसी, देखो अगर कंसंट्रेशन जो है वो 5% से ज़्यादा बढ़ जाएगी सोल्यूशन में, तो जो आपका जब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर है वो, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका कहता है कि अगर कंसंट्रेशन जो है वो 5% से ज़्यादा हो जाएगी ना, तो सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होने लगेंगी, जिसकी वजह से क्या जो आपका सोल्यूशन है वो नॉन आइडियल हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या किस पे डिपेंड करने लग जाएगा, नेचर ऑफ सोल्यूट। और जब वो नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करने लग गया मतलब वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रहा ही नहीं। तो कंसंट्रेशन का हमें खास ख्याल रखना है कि जो सोल्यूशन रहेगा वो डाइल्यूट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो मोलैलिटी और उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बेसिकली नंबर ऑफ
सल्यूट पे बात करें तो नंबर ऑफ सल्यूट इसमें भी होगा, बट क्या होता है कंसंट्रेशन ऐसी टर्म है ना जो ज़्यादा ऑथेंटिक, जो ज़्यादा सही होती है इन कंपैरिजन टू मोलैलिटी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कई कई मायनों में जो है वो हमारे लिए अच्छी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी माना जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, सी आर टी, जहाँ पे आर जो है वो गैस कॉन्स्टेंट है, टी जो है वो आपका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब मैं अगर इसको ओपन कर देता हूँ, पाई इज इक्वल टू एन बी वॉल्यूम इन लीटर आर इंटू टी, वी एल एम बी गिवन वेट आर इंटू टी वॉल्यूम इन लीटर इंटू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास आपका आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ है कि अगर हमें एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो उसके लिए कुछ कंडीशंस रहती है जिनको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपका सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। जो आपका सोल्यूट मिक्स कर रहे हो वो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात जो है सोल्यूशन जो है वो डिल्यूट होना चाहिए। दूसरा जो है वो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है वो आपका सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल रहना चाहिए। ये ना हो कि आपने सोल्यूट जो डाल दिया वो क्या डाल दिया। और अमूमन जो सॉल्यूट होते हैं, मैंने आपसे बात भी की थी कि इस बारे में कि सॉल्यूट जो होते हैं वो मोस्टली नॉन वोलेटाइल ही होते हैं, बट कुछ नेपथलीन की बॉल्स वगैरह आई गेस, मुझे एग्जैक्टली अभी उस चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। तो वैसी कुछ चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं, सॉलिड से सीधा गैसेस बन जाती हैं जो वोलेटाइल हो जाती हैं। ठीक है, जो उड़ सकती हैं। वो केसेस तो बहुत रेयर होते हैं, बट फिर भी एक्यूरेट मोलिकुलर मास निकालने के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या रहना चाहिए, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगले हम सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ लें। तो दुनिया भर के सिग्निफिकेंस पड़े हुए हैं किसमें, ऑस्मोसिस में, बट मैं कुछ गिने चुने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका सेल सैप। ठीक है, हर सेल के अंदर एक सेल सैप होता है जो कि क्या होता है, एक लिक्विड टाइप का फ्लूइड होता है इनसाइड अ सेल। ठीक है, इस पार्ट को नीट वाले ज़्यादा बेटर समझ पा रहे होंगे कि क्या है सेल सैप। ठीक है, उन्हें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, नॉन मेडिकल वाले ऐसा समझ लो कि भैया सेल सैप जो है एक लिक्विड है इनसाइड अ सेल प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है मोस्टली जो सेल सैप है ना ये आपके वैसे तो हर पार्ट में ही होते हैं, बट इनकेस अगर मैं बात करूं प्लांट के, जो जब आपका रूट्स होते हैं, जो रूट्स उनमें कुछ रूट हेयर होते हैं ना, सो एज टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ वाटर इनटेक फ्रॉम सॉइल। अब देखो क्या है, जो मिट्टी पड़ी है रूट्स के अगल बगल, वो भी एक सोल्यूशन है किसका, मिट्टी और वाटर का। ठीक है, और आपका सेल सैप है जो वो भी है क्या है, एक सोल्यूशन पड़ा है अंदर, जो कि जनरली क्या होती है ना, इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो हाई कंसंट्रेशन होती है। अब आप शायद अभी तक अगर आपको ऑस्मोसिस अच्छे से पता चल गया तो आप गेस कर पा रहे हो कि इसकी कंसंट्रेशन हाई क्यों है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में है, मान लो ये रूट हेयर में था। ठीक है, वाटर के कांटेक्ट में आया, वाटर और मिट्टी के कांटेक्ट में, ये पड़ा है मिट्टी, इसमें वाटर पड़ा है। यहाँ जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लेट सपोज मिट्टी की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है, अंदर मिट्टी की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, और जो वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, लो है, यहाँ पे हाई है। तो सॉल्वेंट जो है अकॉर्डिंग टू क्या, ये कंसंट्रेटेड पार्ट है, फ्लूइड जो है ये कंसंट्रेटेड पार्ट है एज कम्पेयर टू द सॉइल। सॉइल के कंपैरिजन में जो आपका सेल सैप है ना वो क्या है, कंसंट्रेटेड पार्ट है। तो सॉल्वेंट मतलब वाटर का फ्लो जो है वो इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो नेचर ने है जानबूझकर सेल सैप जो है वो रूट हेयर में डाले हुए हैं, जो कि क्या करते हैं, सिर्फ सेल सैप जो है वो सिर्फ रूट हेयर में नहीं रहेंगे, बट मैं अगर बात करूँ सिर्फ अगर रूट हेयर में है तो वो किस लिए डाले हुए, ताकि सॉइल से जो है वो अच्छी तरह से जो है वो वाटर का इनटेक हो सके, इसलिए ये जो है ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं। बाकी और ऑर्गन्स और पार्ट्स में भी प्लांट के जो है वो सेल सैप प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं जनरली जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं,
ताकि जब भी किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में आए जिनका जो है वाटर है या कुछ है, जिसकी मिनरल्स हैं, जिनकी इनको रिक्वायरमेंट है, तो क्या रहे, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहे और बाहर वाला पार्ट जो है वो लो कंसंट्रेशन में रहे। तो वहाँ से क्या होगा, आपका सेल सैप है और ये वाटर के कांटेक्ट में आया, मान लो वाटर जा रहा है और सेल सैप है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में है यहाँ, और बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी चीज़ की, फ्लूइड की, तो यहाँ से यहाँ वाटर का एंटरिंग हो सके, जिसकी वजह से वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो अच्छी हो सके, और अगर सॉइल और उसमें है तो वाटर का इनटेक अच्छा हो सके। ठीक है, तो पहले सेल सैप वाला कंसेप्ट आ गया। ठीक। देखो कई बार क्या होता है ना, हम कंसंट्रेशन वगैरह के टर्म्स में बात ना करके हम लोग ना ऑस्मोटिक प्रेशर के कंसेप्ट में बात करते हैं। तो जहाँ भी लिखा हुआ है ना आपको, जहाँ भी लिखा है कि जहाँ भी लिखा है ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ लिख दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब पता है क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। समझ रहे हो, मतलब मोर कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ अंदर फ्लो हो रहा है, मतलब क्या है, अंदर जो है सेल सैप में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। बाहर पानी में जो जार आपका फ्लो कर रहा है उसमें क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है, कम है। तो इस वजह से लो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर जो है सॉल्वेंट का जो है वो एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको। दूसरा आपका ब्लड और आरबीसी के बारे में आ जाता है। ठीक है, जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, ये जो आपका आरबीसी है, आरबीसी जो होता है उसमें कोई फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का जनरल कॉन्सेंट्रेशन हम मान के चलते हैं 0.91%। ठीक है, उसमें जो उस फ्लूइड की जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो हम जनरल मान के क्या चलते हैं, 0.91%। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते 0.91%। अब लेट सपोज मैंने 3 सोल्यूशन ले लिए, एक बीकर में, 2 बीकर में, 3 बीकर में, और मैंने जो है यहाँ पर सोल्यूशन लिए अलग अलग प्रकार के, सब में डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया प्योर वाटर, यहाँ मैंने सैलिन सोल्यूशन ले लिया, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, सोल्यूशन में लेट सपोज NaCl सोल्यूशन ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन है 1% मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ NaCl। ठीक है, ये आपका प्योर वाटर हो गया। ठीक है, दो ही भी कर लिए। ठीक है, या ले लो ये भी ले लिया मैंने, इसमें भी सेलिन सोल्यूशन लिया है, बट उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया है, NaCl सेलिन सोल्यूशन लिया, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.91% है। ठीक है, 0.91% है एग्जैक्टली। तीनों में मैंने आरबीसी डिप कर दी, तीनों केसेस का बताओ क्या होगा। पहले तो क्या हुआ, पहले आ गया आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन। मतलब क्या है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो नो ऑस्मोसिस, नो इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो। दूसरा आरबीसी में क्या है, 0.91% है, और इधर क्या है, 1% है। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, जो फ्लो होगा वो यहाँ से यहाँ, सॉरी, जो फ्लो होगा वो यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि कम से ज़्यादा में होगा। सेल जो है आपका आरबीसी का वो क्या कर देगा, श्रिंक, जिसको हम प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा केस क्या है, बाहर है प्योर वाटर, प्योर वाटर मीन्स 0% ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और यहाँ आपका 0.91% है, तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया ज़्यादा, इनवर्ड फ्लो होगा, और आपका सेल जो है वो या तो स्वेल कर जाएगा या ब्रस्ट कर जाएगा, और उसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिस, आरबीसी का बर्स्ट हो जाना। ठीक है, तो ये जो है वो कंसंट्रेशन वेरी करते हैं, कंसंट्रेशन वेरी करने की वजह से जो है वो आपका आरबीसी की जो है वो शेप्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कई बार जो क्या होता है,
तीसरा अगर सिग्निफिकेंस में बात करूँ तो कैरेट्स वगैरह होते हैं ना, वो कई बार ऐसे हो जाते हैं, मुरझा से जाते हैं। कैरेट होता है आपका, वो मुरझा सा जाता है। उसको क्या करो आप, उसमें फ्रेश वाटर ऐड कर दो। उसको फ्रेश वाटर में ऐड किया, फ्रेश वाटर में ऐड करते ही क्या देखोगे आपकी, वो फॉर्म हो जाएगा कैरेट जो है वो आपका। ठीक है, जो कैरेट है वो आपका क्या हो गया, फॉर्म हो गया। कब डालने पे, फ्रेश वाटर डालने पे। क्या हुआ, कैरेट में क्या है, कैरेट के अंदर जो है वो पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, वाटर में तो ज़ीरो होगा, तो फ्लो ऑब्वियसली इसके अंदर होगा। और क्या होगा, इसके अंदर वाटर एंटर करेगा और ये फिर से इसमें फ्रेशनेस आ जाएगी। ठीक है। चौथा आ जाता है आपका, जब आप अचार बनाते हो, अचार बनाते हो तो आप सॉल्ट ऐड करते हो। आपका ये आपका आम है कटा हुआ, ठीक है, इसमें आपने सॉल्ट गिरा दिया। सॉल्ट गिरा दिया तो क्या हुआ, आउटर पार्ट जो है कटे हुए आम का, वो क्या होगा, मोर कंसनट्रेटेड, मतलब पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर बोल रहा हूँ बार बार, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। आम के अंदर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो आम के अंदर से वाटर का फ्लो हो जाएगा आउटवर्ड, वाटर सारा बाहर आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, इस वर्ड को हम बोल देते हैं शिवर या शिवलर करके। और आपका जो है इस तरीके से पिकल बनाते हैं। ठीक है। पिकल के अलावा प्रिजर्वेटिव्स में भी यही प्रोसीजर ऐड होता है। जब हम कहीं पढ़ते हैं ना कि किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, तो बेसिकली नमक, चीनी वगैरह का प्रयोग करते हैं। फ्रूट्स वगैरह रहेगा तो उसमें चीनी की कोई लेयर बनाकर, सोल्यूशन बनाकर उसको डाल देंगे। ठीक है। तो ऐसे से जो है वो किसी चीज़ को प्रिजर्व करने का तरीका होता है। ऐसे ही क्या हो जाता है आपका, मीट वगैरह, ठीक है, नॉनवेज जो होता है वो क्या होता है, कई कंट्रीज़ जो हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी चीज़ें चलती हैं। जैसे कि कोई कंट्री जो है वो किसी मास को या किसी चीज़ को, जैसे जर्मनी में वर्ल्ड वॉर के बाद जो है, आई गेस सेकेंड के बाद, कुछ मतलब मीट फ्लो एंड ऑल ये सब चीज़ों का जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू प्लेन्स बढ़ गया था। यहाँ पे मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है वो ख़राब हो जाते थे ऐसा कुछ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इनको बर्फ़ वगैरह में रखना पड़ता है। ठीक है, हाई लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। ठीक है, तो मीट वगैरह का जो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो क्या होता है, इस ये प्रोसेस जो है वो लंबा है। इंडिया से यूएस भेज रहे हो, यूएस से यूके भेज रहे हो, ठीक है, तो ये समय ज़्यादा खाएगा। तो इस टाइम पीरियड में, इस टाइम स्पेन में आपका जो है नॉनवेज जो है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें भी हम नमक या सॉल्ट वगैरह जो है वो ऐड कर देते हैं। जिससे क्या करता है वो, उसमें से जो है वाटर को आउट खींच लेता है बाहर। ठीक है, चिकन मीट में से वाटर जो है, अननेसेसरी वाटर जो है वो उसको बाहर खींच लिया, जिसकी वजह से जो अंदर बैक्टीरियाज हैं जो उस वाटर को यूज़ करके सर्वाइव कर सकते हैं वो मर जाते हैं। और जो है आपका जो मीट है वो क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। फ्लावर जो विल्टेड होते हैं, आपने कई बार देखा होगा फ्लावर शॉप पर जो है फ्लावर वाला पानी ऐसे से छिड़क देता है किस पे, फ्लावर्स पर। तो विल्टेड फ्लावर्स में क्या डालते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं। कोई आयंस नहीं होनी चाहिए वरना उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ हो जाएगी। तो क्या करता है वो भी, ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो आपका फॉर्म कर देता है, आपके फ्लावर को एकदम खड़ा कर देता है, मतलब एक जगमगाता नया एकदम ताज़ा सा फूल हो जाता है। ठीक है। वैसे आपने कई बार शायद सब्जियों वाले को भी देखा होगा ऐसा कुछ प्रोसेस करने में, जब तक वो कुछ छिड़क दें और उसके बाद जो है ताजगी जो है उस चीज़ की लौट आए, नमक और बेसिकली चीनी वगैरह मिला के, नॉन मोलाटाइल सोल्यूट मिला के। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा आपका हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, किसी का पार्शियल प्रेशर ए है और किसी का पार्शियल प्रेशर बी है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन पता चल गया, जिसके पार्शियल, जैसे दो पार्शियल प्रेशर, दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उन दोनों का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है। दो सॉल्यूशन उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो वो आइसोटोनिक हो गए। अगर ए का ज़्यादा है और बी का कम है, तो ये जो है ये क्या है, हाइपरटोनिक है। ठीक है, ये हो गया हाइपरटोनिक। और उसी केस में इसको अगर देखोगे तो ये क्या है, हाइपोटोनिक। ठीक है, तो ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के बारे में आपको पता चल गया। अब क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारे चार टोटल क्या हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, बट कहते हैं ना कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, फॉर मेजरिंग एनीथिंग। ठीक है, लाइक इन सपोज कि मुझे वेट मेज़र करना हो, वेट मेज़र करना हो किसका, प्रोटीन्स का वेट मेज़र करना हो, मैक्रोमोलिक्यूल्स का
वेट मेज़र करना हो, या फिर मुझे पॉलीमर्स का वेट जो है वो मेज़र करना हो, ठीक है। तो वेट मेज़र करने के लिए मैंने आपको बताया था, मॉलिक्यूलर मास मेज़र करने के लिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चार हैं, बट उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर को है जो वो प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। हम ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं, और वो क्यों देते हैं, वाई, फर्स्ट उसके मैं कॉजेज लिख देता हूँ। अदर देन जो आपका, जैसे आपको मान लो लेट सपोज कि आपको किसी चीज़ में है 10⁻⁶ ग्राम पर मोल का जो है उसका मॉलिक्यूलर मास है, ये हमें पता है, बट अभी नहीं पता, हम लोग उसका सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और मान लो मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज से उसको खोजने की कोशिश की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के थ्रू मैंने क्या किया, किसी का मोलर मास निकालने की कोशिश की। तो जब हम इस अकॉर्डिंग जाते हैं, तो इतना मास अगर हमको निकालना है, मान लो इतना मोलिकुलर मास का सामान उसमें डला है, तो डेल्टा टी बी या डेल्टा टी एफ में जो चेंज आएगा ना, वो 0.0001 केल्विन का आएगा चेंज, जो कि बहुत स्मॉल चेंज है। मतलब मेरी बात समझ रहे हो, कि अगर आपको कोई चीज़ डली है कितने वेट की, 10⁻⁶ ग्राम पर मोलिकुलर मास का कोई चीज़ डली हुई है, ठीक है। कोई सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन में डला हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है, आपको पता नहीं है। तो अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जाते हो ना, तो आपको जो चेंज आएगा, लेट सपोज डेल्टा टीवी की बात करूँ, मतलब एलिवेशन जो है मान लो उसका 100 डिग्री था पहले, बाद में उसका चेंज जो है वो इतना सा आया, 100 + 0.001 केल्विन आया। बहुत मुश्किल है इस चीज़ को फाइंड आउट करना, ये वैल्यू बहुत छोटी है। वैसे ही अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूँ, तो जो चीज़ 0 डिग्री पर क्या हो जा रही थी, फ्रीज हो रही थी, वो अब जीरो, मतलब देख लो, 0 डिग्री माइनस 0.0001 केल्विन कर दो, इतने पे जो है वो फ्रीज हो रही है। तो इसको फाइंड करना कितना मुश्किल है, ठीक है। बट अगर मैं मान लेता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर, मान लो ये कह रहा है 10⁻³ एटमोसफेयर का चेंज आएगा, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो वो 10⁻³ आया, ठीक है, एटीएम है। तो ये एटीएम जो है ये कन्वर्टेबल है किसमें, 760 of Hg। तो ये वैल्यू इतनी छोटी नहीं ना होगी हमारे पास, एक ठीक ठाक वैल्यू आ गई। इसलिए हम अगर इसकी फाइंडिंग करेंगे, तो अदर देन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग के पॉइंट के जगह हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेफरेबली यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी उसकी, वो इतनी छोटी नहीं होगी। उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो of Hg के में एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी, जिसकी हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। बस ये, बट ये इसकी स्टडी करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, समझ आई बात। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लेके चलते हो ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एक सॉल्वेंट था, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, सोल्यूट मिलाया, सॉल्वेंट था उसमें सोल्यूट मिलाया, और उसमें सिग्निफिकेंट हम चाहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का चेंज आए, ताकि हम उसके मोलर मास की स्टडी आसानी से कर सकें। मान लो अगर 100 डिग्री है, सेल्सियस है, और बाद में सॉल्यूट मिलाने के बाद एक 100.001 डिग्री सेल्सियस है, तो चेंज इतना सा आया है, तो उससे स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि मेजर डिफरेंस आए, ठीक है। और मेजर डिफरेंस आए मतलब क्या है, 100 डिग्री की कोई चीज़ थी, तो बाद में उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 150 डिग्री हो जाए, ठीक है, ठीक है। और ये प्रोसेस हम कर किस ले रहे हैं, किसी वेट फाइंड करने का, प्रोटीन का, मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर का, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम कर रहे हैं ताकि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला लगाएं, डिफरेंस इन टेम्परेचर पढ़ें, और उससे हम मॉलिकुलर वेट निकाल लें या गिवन वेट निकाल लें, ठीक है। बट क्या ये जो इतना चेंज है, सिग्निफिकेंस 50 डिग्री का चेंज एलिवेशन करवा रहे हैं, इससे हमारे पास क्या है, मान लो 50 डिग्री का चेंज आया, 50 डिग्री का जब चेंज आएगा ना, तो हम शायद मास को निकाल लें। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, 0.001 केल्विन का चेंज आया था, जो कि बहुत स्मॉल था, उससे मास निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बट ये देखो 50 डिग्री का चेंज है, तो यहाँ से हम शायद मोलिकुलर मास जो है वो निकाल लें। बट इतना डिग्री जो है, कोई चीज़ जो 100 डिग्री पे बॉयल होती थी, अगर आप उसको 150 डिग्री पे लेके जाओगे, तो प्रोटीन, जब प्रोटीन में क्या होता है, उनमें कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्या, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है वेरी हाई टेम्परेचर पे, 150 पे, ये ब्रोक भी हो सकते हैं। अगर ये बॉन्ड टूट गए, तो आपका मॉलिक्यूलर मास आपको मिलने से रहा,
ठीक है। तो इसलिए भी ऑस्मो अब यहाँ पर अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कंसेप्ट लगाया था अदर देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो प्रोटीन टूटने का कोई चांस था ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो यहाँ पर भी यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ। तो बेनिफिट अगर मैं लिख दूँ ऑफ यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ओवर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या रहेगा पहला, वेरी स्मॉल वैल्यू कैन बी स्टडीड इजीली। ठीक है, दूसरा, एट रूम टेम्परेचर वी कैन इजीली स्टडी, क्योंकि पाई इज इक्वल टू सी आर टी है, उसमें कोई टेम्परेचर का कोई हमने बहुत ज़्यादा हमें उसकी फ्रीजिंग नहीं करवानी पड़ेगी टेम्परेचर पढ़ने के लिए, या उसको गैस नहीं बनाना पड़ेगा। तो जनरल रूम टेम्परेचर पे भी क्या रहेगा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या है, देखो, अगर बॉइलिंग अगर आप बात करो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू पढ़ना चाहते हो, तो क्या होगा आपको, वाटर के लिए जैसे बात करो तो 100 डिग्री का है वाटर, जो जाके कहीं 100 डिग्री पे बॉईल होगा, तो आपको पहले उसको हीट अप करना पड़ेगा, है ना। आप रूम टेम्परेचर उस चीज़ को नहीं कर सकते हो। दूसरा, अगर आप एलिवेशन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के थ्रू पढ़ते हो कि आपने ये सोल्यूट ऐड किया, कितना डिप्रेशन हुआ इस फ्रीजिंग पॉइंट में, तो आप क्या करेंगे, उसको 0 डिग्री की पहले आपको एक बर्फ़ जैसा कुछ फ्रिज टाइप चाहिए, जिसपे आप 0 डिग्री और उससे कम डिग्री सेल्सियस पे डिफरेंसेस इन टेम्परेचर मेजर कर सको, तब जाके आप कहीं मॉलिकुलर मास निकालोगे। तो वो स्टडी जो है वो एक स्पेसिफिक सिनेरियो, मतलब स्पेसिफिक चीज़ें आपके पास हों तभी वो पॉसिबल है। बट जो ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू अगर आप मोलर मास या कुछ भी निकालना चाहते हो, तो क्या रहेगा, वो रूम टेम्परेचर पर भी पॉसिबल है। ठीक है, तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख पा रहे होगे कि ना, यहाँ मोलैलिटी नहीं यूज़ हो रही है, यहाँ मोलैरिटी यूज़ हो रही है। और मोलैरिटी मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा ऑथेंटिक रहती है, बाकी सब जगह मोलैलिटी यूज़ हो रही है, तो ये भी एक कॉज है तीसरा इसके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट आपका आ जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस कुछ नहीं होता है, देखो क्या था, ठीक, ये था आपका बीकर। ठीक है, यहाँ पर था हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे था लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मान लो ये भी यहाँ से भी ओपन नहीं है, इस पे 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होगा जो कि एटमॉस्फेयर का है, यहाँ पे मान लो इसको पी एक्सटर्नल लगाया था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर हम हाई कंसंट्रेशन पे लगाते हैं इस फ्लो को रोकने के लिए, क्योंकि फ्लो यहाँ से यहाँ होगा, इसको रोकने के लिए जो हम प्रेशर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब अगर मैंने इस पी एक्सटर्नल को जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा कर दिया ना, तो ये फ्लो जो इस तरफ को जा रहा था सारा क्या हो जाएगा, इस तरफ को रिवर्स हो जाएगा। मतलब अब जो सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्वेंट का ही होगा, ये नहीं हो जाएगा कि आपका सॉल्यूट फ्लो करने लग जाए, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चला जाने लगेगा। इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस या डीसैलाइनेशन। बेसिकली ये प्रोसेस जो है वो आजकल कंट्रीज जो है वो इसके बारे में ज़्यादा स्टडी कर रही हैं, क्योंकि क्या है ना, वाटर जो है, ड्रिंकेबल वाटर जो है वो हमारी वर्ल्ड में कम होता जा रहा है। ठीक है, और हमारे पास सबसे ज़्यादा वाटर का इस क्वांटिटी में किस जगह अवेलेबल है, ओशंस में सबसे ज़्यादा वाटर अवेलेबल है। तो इस प्रोसेस को अप्लाई करके हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस लगाकर क्या कर सकते हैं, डीसैलिनेशन, नमक को कम कर सकते हैं, और हमारा वाटर जो है वो पीने लायक हम बना सकते हैं। ठीक है, बाकी रिवर्स ऑस्मोसिस आपको बेसिकली आपने ये वर्ड सुना होगा प्योरीफायर्स वगैरह में। ठीक है, वाटर प्योरीफायर जो घर में लगे होते हैं उनमें जो है वो आर टेक्निक्स जो है आजकल यूज़ होने लगी है फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, देखो अब क्या है, आपका इनएक्यूरेट जो है वो है अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काम ना करे। ठीक है, मतलब इनएक्यूरेसी आ जाए आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करने में। मतलब दो केसेस आ जाते हैं, हम पढ़ रहे हैं एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ हम पढ़, एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास है, उसमें पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज़ अपनी क्लियर कर लेते हैं
कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू 5%। 5% से अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हुआ तो सल्यूट सल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होने लग जाएगी, और जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बचेगा, क्योंकि क्या होगा, हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करने लग जाएगा, तब नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करने लग जाएगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, सबसे पहले हमने स्टडी किया था कि हमें सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करना है, ना कि हमें डिपेंड करना है कि उसका नेचर कैसा है, उसकी इंटरेक्शन कैसी है आपस में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या हो गया, नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंडेंसी आ गई, कंसंट्रेशन 5% से ज़्यादा बढ़ाते ही जो आपका सोल्यूशन है वो नॉन आइडियल हो जाएगा, आइडियल नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन जो है वो एबनॉर्मेलिटी लाएगी। दूसरा आपका आ जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आ जाता है तो वहाँ पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है। जब भी आप इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेते हो, ठीक है, तो वो वाटर में मिलने के बाद क्या हो जाता है, या तो एसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट मीन्स जाके वाटर में टूट जाना, एसोसिएट मीन्स वाटर में जुड़ जाना और डाइमर बन जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या है, वेंट हॉफ फैक्टर उसके लिए आया। जब आपका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आया, वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। लेट सपोज कि NaCl था, NaCl को वाटर में डालते ही क्या हुआ, वो Na+Cl नेगेटिव मिल गया वाटर में, है ना। तो दो पार्टिकल नज़र आ रहे हैं हमें। तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में एसोसिएशन और डिसोसिएशन होती थी, तो उसके लिए क्या हुआ, हमारे पास वेंट हॉफ ने क्या दे दिया, एक वेंट हॉफ फैक्टर दे दिया। सिंपल सी बात है, जितने पार्टिकल्स हैं उनको उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हुआ, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेंट हॉफ फैक्टर ने एक चेंज ला दिया। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में सिंपल आई जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसके आपका दूसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सब में जो है वो आपका ये मल्टीप्लाई होता गया आई फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। पहले है क्या ये आई फैक्टर। ठीक है, तो आई फैक्टर आपका क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व्ड इन सॉल्यूशन। ये क्या है, आप उम्मीद कुछ और की कर रहे थे और ऑब्जर्व आपने कुछ और किया, तो ऑब्जर्व का मतलब भी पता होना चाहिए, मत भूल जाना। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोल्यूट जो है वो आपने ऑब्जर्व किए इन सोल्यूशन अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, नॉर्मली होते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट। जो आपको पता है वो नॉर्मली होता है, और जो आपने ऑब्जर्व किया वो क्या होता है, मतलब वो नया है, मतलब वो क्या है, एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, दूसरा आई जो होता है वो क्या हो जाता है, और मास के केस में मोलर मास ऑफ सोल्यूट नॉर्मली प्रेजेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑब्जर्व्ड। मतलब मोलर मास जो है वो आपको अब ये नज़र आ रहा है, पहले तो ये था अब ये नज़र आ रहा है। समझ आ रही बात, तो ये फार्मूले जो है यूज़ होते हैं, बट क्या इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आपने एसोसिएशन डिसोसिएशन के डिफरेंट जो है वो फॉर्मूले याद कर लिए, ठीक है, तो आपको करना नहीं पड़ेगा उसको बार बार। तो पहले मैं ले लेता हूँ कि जब भी एसोसिएशन होगी तो आई जो है वो लेस देन 1 होगा इन केस ऑफ एसोसिएशन, आई डिसोसिएशन के केस में लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, और आई इज इक्वल टू 1 होगा जब नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा। ये नॉन इलेक्ट्रोलिटिक मैं कह सकता हूँ सोल्यूट होगा आपका। समझ आई बात, तो अब हम इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूँ आपका डिसोसिएशन का केस। ए एन पार्टिकल थे, ठीक है, तो डिसोसिएट हो गया, क्या होगा, एन ए पार्टिकल होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। इनिशियली 1 मोल था, बाद में ये 0 था, जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो ये 1 माइनस अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, एन अल्फा हो गया। तो आई मैंने क्या कहा था, होना क्या चाहिए था, नंबर ऑफ, मैंने बोला था आई, मैंने अभी क्या बताया आपको पीछे लिखा, अगर आप देखोगे, आपने अगर नोट किया होगा, तो ये क्या था, नंबर ऑफ सोल्यूट, ऊपर था ऑब्जर्व और नीचे नंबर ऑफ सोल्यूट नॉर्मली जो होते हैं। तो नॉर्मली तो इसमें 1 ही होना चाहिए, ना एसोसिएशन होनी चाहिए थी ना डिसोसिएशन होनी चाहिए थी, बट हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमारे पास ये आया, किसके केस में, डिसोसिएशन के केस में। डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई चीज़ डिसोसिएट हो रही है, तो अगर डिसोसिएट हो गई सोल्यूशन में जाके
तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो अल्फ़ा एन माइनस वन आई, आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ये अल्फ़ा आ जाएगा आपका डिसोसिएशन के केस में। बट हमें एक्चुअली निकालना है आई, तो ये आई आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन के केस में हो गया। अब अगर मैं एसोसिएशन की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो फाइनल फार्मूला है वो आपको याद रहना चाहिए। भले आपको सब कुछ भूल जाए बट फाइनल फार्मूला जो है वो याद रहना चाहिए। दूसरा केस मैं ले लूँ एसोसिएशन का, दो चीज़ें जुड़ जाएं, एन ए थी, बाद में क्या हो गई ए एन, डाइमर बन गया, जुड़ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियली 1 मोल था, इसका 0 था, बाद में क्या हो गया वाई माइनस एन माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको क्या लिख लिया, अल्फ़ा बाय एन। ये अपनी सुविधा के लिए होता है। ठीक है, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स किया है, केमिकल इक्विलिब्रियम किया, तो आपको पता होगा कि हाँ एन अल्फ़ा भी लिख सकते हो और अल्फ़ा बाय एन लिख सकते हो, तो मैंने अल्फ़ा बाय एन लिख दिया। तो आई क्या आ जाएगा, होना चाहिए था 1, है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन। तो आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आएगा माइनस अल्फ़ा, अगर कॉमन ले लूँ 1 माइनस 1 बाय एन। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो यहाँ अल्फ़ा ऑफ एसोसिएशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाय एन। ठीक है, इसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल टोटली करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा जो है आपका आ गया। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, एसोसिएशन। एसोसिएशन किस केस में हो जाता है, बेंजोइक एसिड C6H5COOH, C6H5COOH। ठीक है, ये भी जुड़ जाते हैं कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इनके डाइमर बन जाता है। एसिटिक एसिड भी ऐसे ही जो है वो जुड़ जाता है आपस में और इनकी एसोसिएशन हो जाती है। ठीक है, तो ये एसोसिएशन का केस आ गया मेरे पास, ये इसके साथ एसोसिएट हो गया। तो जब आप क्या करोगे, आप स्टडी करोगे ना, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी शायद कहीं पीछे भी केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, तो क्या होता है, ये जब आपने एक्सपेरिमेंटली जो है वो वेट किया, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, तो एसिटिक एसिड का मास कुछ है, जब आपने सोल्यूशन में मिला दिया तो कुछ और आ रहा है। क्या हो रहा है, वो दो चीज़ें जुड़ जा रही हैं, एक एसिटिक एसिड और दो एसिटिक एसिड दोनों जुड़ जा रहे हैं और डाइमर बन जा रहा है। और डाइमर बढ़ने की वजह से एबनॉर्मल सा वेट आ रहा है। तो एबनॉर्मल वेट आने का मतलब क्या है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ये दोनों आपस में जुड़ गए, इनका मास जो है वो ट्वाइस हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ आई, सेम किसके बीच में होता है, इथेनॉइक एसिड भी अगर आप ले लोगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब अगर मैं उसकी बात कर लूँ, डिसोसिएशन की बात करूँ, ठीक है, डिसोसिएशन का अगर कोई मुझे पूछे कि एग्जाम्पल क्या एक्चुअल में, तो डिसोसिएशन जो है वो हम लोग केसीएल के लेट सपोज पढ़ लेते हैं। केसीएल जो है वो डिसोसिएट हुआ और क्या हुआ, दो आयन्स में बढ़ गया, दो आयन में बढ़ गया। ठीक है, जो मैं केसीएल का मान रहा था, वाटर के लिए के बी 0.52 था, तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट, अगर 1 मोलल सोल्यूट होता, अगर मान लो वेंट ऑफ फैक्टर आया ना तो डेल्टा टी बी क्या होता, 0.52 जो कि वाटर के लिए के बी होता है, इंटू 1 होता अगर उसकी मोलैलिटी। तो मतलब क्या है, डेल्टा टी बी क्या है, 1 मोल ऑफ के सी एल डालने पर 1 डिग्री 0.52 डिग्री सेल्सियस या केल्विन का चेंज आ रहा है, मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। बट वही अगर आपका ये आ गया के सी एल जो दो में टूट गया, डिसोसिएट हो गया, तो अब इसका वेंट ऑफ फैक्टर आई जो है वो 2 हो गया, दो पार्टिकल में टूटा तो इंटू 2 हो जाएगा, तो देख रहे हो 1.04 केल्विन या डिग्री सेल्सियस जो है वो चेंज आ जाएगा। तो इससे देख रहे हो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आंसर पे, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट हो रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, समझ आएगा। ये आपका यहाँ पे चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, सोल्यूशन का। अब इसके बाद हम लोग अगला नया चैप्टर करेंगे 12th का। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी क्वेश्चंस जो हैं, ऑल दो आई नो कि अभी कोई ज़्यादा लोग देख नहीं रहे हैं, बट इन केस अगर एक भी बच्चा कहता है ना कि मुझे क्वेश्चन करने हैं और मुझे क्वेश्चन बताओ, ठीक है, तो मैं बेस्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में तो डाल दूंगा आपके टेलीग्राम के। बट इन केस अगर उसमें डाउट होते हैं या किसी को पर्सनली करवाना है, तो मैं उसकी वीडियो बनाकर क्वेश्चन के आंसर जो है वो डाल दूंगा और वो आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।